एक ठंडी सर्द शाम थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैल चुका था। गांव में ऐसा ही होता है, रात के 7 बजते ही ज्यादातर लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। गांव के बिल्कुल बीचों बीच संतोष काका का घर था। घर के अंदर मनोज चिंतित हालत में बैठा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 26 साल हो चुकी थी, लेकिन वह अब भी बेरोजगार था। कुछ देर बाद संतोष काका घर पहुंचे और गुस्से में सीधे मनोज के पास आ गए। निकल जा मेरे घर से। मैं तुझे यहाँ एक पल भी और नहीं देखना चाहता। आवाज सुनकर मनोज की माँ घर से बाहर निकल आई। दिन भर घर पर पड़ा रहता है, न कोई कमाई न कोई काम धंधा। अरे, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तुम चुप करो गीता, तुम्हारी वजह से ही ये बिगड़ गया है। खाते खाते भैंस जैसा हो गया है। ये सब सुनकर मनोज का गुस्सा फूट पड़ा। वह बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मनोज नहीं रुका। तब रात के 9 बज चुके थे। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मनोज चलते चलते गांव से बहुत दूर निकल आया। दुखी होकर वह अपने आप से बुदबुदाने लगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूं नौकरी पाने की, लेकिन इस जमाने में क्या नौकरी मिलना इतना आसान है? पापा कुछ नहीं समझते। शायद मैं उनके लिए सिर्फ एक बोझ हूं। मनोज चलते चलते एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। वह खुद से बोला, इतनी रात को मैं कहां जाऊं? ऊपर से इतनी ठंड। अगर ऐसा ही रहा तो सुबह तक मेरी कुल्फी जम जाएगी। यह सोचकर वह आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक सामने एक खूबसूरत जवान लड़की खड़ी दिखाई दी। मनोज चौंक गया। तभी उस लड़की ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? मनोज ने उसके साथ घटी सारी बातें उसे बता दी। लड़की ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे बाप ने ये अच्छा नहीं किया। जैसे भी हो, है तो वही तुम्हारे बाप। यह सुनकर मनोज की आंखें नम हो गईं। फिर लड़की बोली, चलो मेरे साथ, यहाँ पास में ही मेरा घर है। रात में वहीं रुक जाना और सुबह होते ही चले जाना। रात में ये रास्ते तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं होते। बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। मनोज के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने घबरा कर पूछा, इंतजार? कौन लोग? लड़की ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मनोज के पास और कोई चारा ना होने के कारण उसके पीछे पीछे जाने लगा। फिर दोनों साथ चलने लगे। कुछ देर बाद वे एक हवेली के सामने पहुंचे। हवेली जर्जर हालत में थी। मनोज ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम यहाँ रहती हो? लड़की ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप हवेली के अंदर चली गई। मनोज भी हवेली के अंदर चला गया। अंदर भयानक बदबू फैली हुई थी, जैसे आसपास कहीं सड़ा गला मांस पड़ा हो। मनोज को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन और कोई चारा न होने के कारण वह वहीं पड़े एक पुराने बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटते ही कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 11 बज चुके थे। अचानक एक आवाज आई। मनोज की आंखें खुल गईं। उसे लगा जैसे कोई झगड़ा कर रहा हो। वह डरते डरते उठा और हवेली के अंदर झांक कर देखा और उसका पैर वहीं जम गया। हवेली के बीचों बीच 3 पिशाच आपस में लड़ रहे थे। पहला पिशाच गुर्राया, उसका सिर मैं खाऊंगा। नहीं, मैं तुझे उसका सिर नहीं खाने दूंगा। तभी मनोज की नजर उस लड़की पर पड़ी जिसके साथ वह हवेली में आया था। लेकिन अब वह लड़की नहीं रही थी। वह एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसने डरावनी हंसी के साथ कहा, अरे लड़ाई मत करो, मिल बांट कर खाएंगे, ठीक है? यह सुनते ही मनोज के होश उड़ गए। वह पलटा और पूरी ताकत से वहां से भागने लगा। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसके कानों में उसकी अपनी तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। वह दौड़ते दौड़ते हवेली से काफी दूर आ गया। अचानक उसके दिल में एक अजीब सा डर समा गया। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह पलटकर देखने ही वाला था
कि तभी उसके सामने वही लड़की प्रकट हो गई। मनोज उसे देखते ही सन्न रह गया। लड़की की आंखें अब काली पड़ चुकी थीं और उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान फैल गई। मनोज चीख पड़ा। वह उसे देखकर और जोर से भागने लगा। पीछे से उस लड़की की ठहाके जैसी हंसी अंधेरे में गूंज उठी। दौड़ते दौड़ते मनोज एक गांव में जा पहुंचा। गांव में कदम रखते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर एक घर का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। घर के अंदर से एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी लाठी टेकता हुआ बाहर आया। उसने गुस्से और हैरानी से मनोज को देखा और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मनोज हाँफ रहा था। उसका गला सूख चुका था, हाथ पांव कांप रहे थे। वह रोते हुए बोला, बाबा, वहां जंगल में एक हवेली है। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। मनोज ने कांपती आवाज में सारी बात बता दी। लड़की, हवेली, पिशाच, चुड़ैल, सब कुछ। जैसे जैसे वह बोलता गया, बूढ़े आदमी का रंग उड़ता चला गया। आखिर में उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, बेटा, तू वहां से जिंदा लौट आया। यही किसी चमत्कार से कम नहीं है। बाबा, वो लोग क्या थे? बूढ़ा आदमी चारों तरफ देखकर फुसफुसाया, शैतानी साएं जो बरसों से उस हवेली में रहते हैं। चलो घर के अंदर चलो, सब बताता हूं। जैसे ही दोनों घर के अंदर गए और कुछ देर बातें कर रहे थे, तभी बाहर से किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। मनोज चौंक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, बेटा, मेरा गलती हो गया, तू घर चल, मैं तुझे समझ नहीं पाया। यह आवाज सुनते ही मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपती आवाज में बोला, ये तो मेरे बाप की आवाज है। बूढ़े आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत मनोज का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, दरवाजा मत खोलना बेटा, जो भी हो बाहर मत जाना। लेकिन मनोज अपने आप को रोक नहीं पाया और धीरे से दरवाजा खोल दिया। सामने उसके पिताजी खड़े थे। मनोज को देखते ही उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, चल बेटा, घर चलते हैं। मनोज के दिल को थोड़ी राहत मिली। वो चुपचाप अपने पिताजी के साथ घर की ओर बढ़ने लगा। दोनों मुश्किल से कुछ ही दूर गए थे कि अचानक मनोज के मन में एक अजीब सी बात गूंज उठी। अरे, मैंने तो पिताजी को बताया ही नहीं था कि मैं यहाँ हूँ। फिर इन्हें कैसे पता चला? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो ये सवाल पूछने के लिए पीछे मुड़ने ही वाला था। तभी उसके कानों में पीछे से एक भारी और खुरदरी आवाज गूंजी, कहाँ भाग कर जाएगा? तुम मेरा शिकार है। मनोज डर के मारे चिल्लाया और फिर उस पिशाच ने मनोज का सिर धड़ से अलग कर दिया। रवि बेटा, तू ये ट्यूशन छोड़ दे। क्यों नहीं मानता मेरी बात? मुझे रात दिन चैन नहीं आता। मैं 1-2 घरों में काम कर लूंगी, पर तू इस रास्ते मत जा। मुझे डर लगता है, कहीं वो साया तुझे आवाज देकर, कहीं वो साया तुझे। माँ, तुम हर शाम क्यों परेशान होती हो? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं। मैं इतने महीनों से रोज आता जाता हूँ, कभी कुछ नहीं दिखा, न साया न भूत प्रेत। तेरे बाबूजी तो रहे नहीं, तू ही मेरा सहारा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी बेटा? माँ सुनो, शिवपुर वाले बाबूजी बाकी जगह से ज्यादा पैसे देते हैं। इन्हीं पैसों से कॉलेज की फीस और घर का खर्च निकलता है। चिंता मत करो, मैं अपनी साइकिल की घंटी बजाता हुआ और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ जाता हूँ। कोई भूत प्रेत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भरोसा रखो मुझ पर। गुरुवार की वह शाम बाकी शामों जैसी ही थी। 6 बजे रवि ने साइकिल उठाई, माँ को भरोसा दिलाया और अर्जुनपुर के रास्ते पर निकल पड़ा। रात की ठंडी हवा में उसकी साइकिल की घंटी गूंज रही थी। जंगल के बीचों बीच अचानक साइकिल के ब्रेक लगे।
टॉर्च की रोशनी एक चेहरे पर ठहर गई। एक लड़की, वह बिल्कुल रास्ते के बीच खड़ी थी। अरे रवि, तुम यहाँ अकेले? पहचाना मुझे? रवि हैरान होकर, तुम यहाँ इस समय? मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ, पर तुम कौन हो ठीक से याद नहीं आ रहा। सोना हल्की हंसी के साथ, इतनी जल्दी भूल गए? कॉलेज में हम 2 में साथ पढ़ते थे। मैं सोना, वही जो हमेशा कोने वाली बेंच पर बैठती थी। तुम तो टॉपर थे, मुझे कहाँ याद रखते? रवि खुश होकर, अरे हाँ, अब याद आया। सोना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस रात के सन्नाटे में यहाँ हो। तुम्हारा घर तो इस तरफ नहीं था ना? बस यूं ही एक रिश्तेदार के घर गई थी, वहीं से लौट रही हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो शिवपुर में ट्यूशन पढ़ाकर लौट रहा था। और हाँ, तुमसे मिलकर सच में अच्छा लगा। इस सुनसान रास्ते पर कोई मिलने वाला मिल जाए तो डर भी कम लगता है। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। सुनो, मुझे तुमसे थोड़ी देर बात करनी थी, कुछ खास बात। कॉलेज के समय से मन में थी, पर कह नहीं पाई। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो ना। यहाँ सड़क पर क्यों? मुझे पेड़ों के बीच बैठना पसंद है। चलो उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं, थोड़ी देर आराम भी हो जाएगा और बातें भी। ठीक है, जैसा तुम कहो, चलो। रवि ने साइकिल पेड़ से टिका दी। सोना की आंखों में कुछ था, रहस्य या मोहक जादू, वह नहीं समझ पाया। वह उसके साथ जंगल के और भीतर चला गया। बरगद के नीचे दोनों बैठे। हवा में मिट्टी की खुशबू और कुछ अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। रवि ने माहौल को हल्का बनाने की कोशिश की। सोना, सच कहूं, कॉलेज के दिनों से ही तुम मुझे अच्छी लगती थी। तुम हमेशा शांत रहती थी, इसलिए कभी कुछ कह नहीं पाया। आज इतने साल बाद यहाँ मिलना, लगता है किस्मत ने फिर मिलाया है। सोना धीरे से मुस्कुराती है। किस्मत? मुझे उस पर यकीन नहीं। मैं तो अपनी किस्मत खुद बनाती हूँ रवि। मतलब क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं, बस ये रात, ये सन्नाटा और तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम अपनी खास बात कर सकते हैं। रवि संकोच के साथ, सोना, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें। सोना उसकी बात काटते हुए फुसफुसाकर, रवि, क्या तुम्हें इस जंगल के साए के बारे में पता है? रवि थोड़ा डर कर, हाँ हाँ, सुना है, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? सोना की धीरे धीरे आवाज बदलती है। क्योंकि मैं ही वो साया हूँ रवि। हर शाम तुम्हारी साइकिल की घंटी सुनती थी, तुम्हारा इंतजार करती थी। आज तुम खुद मेरे पास चले आए। क्या? तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें। रवि ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छूने की कोशिश की। वह बर्फ की तरह ठंडी थी, भूतनी, विकराल रूप में, भयानक चीख के साथ। पहचाना मुझे रवि? मैं वही हूँ जो इस जंगल में फंसी हुई थी, सालों से किसी का इंतजार कर रही थी, और अब तू मेरे जाल में है। रवि घबराकर पीछे हटता है। ना नहीं, मुझे जाने दो। अब बातों का वक्त खत्म। अब मुझे तेरे गरम गरम खून की जरूरत है। तेरा हर कतरा मेरी सदियों की प्यास बुझाएगा। रवि चीख उठा। वह भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक अजीब ताकत ने उसे अपनी ओर खींच लिया। जंगल में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, साइकिल की घंटी, और फिर सन्नाटा। बरगद के पेड़ के नीचे रात गाढ़ी हो चुकी थी। कहीं दूर उल्लू की आवाज आई और हवा ने पेड़ों को झकझोर दिया। रवि की सांसें तेज थीं, उसकी आंखें डर से फैली हुईं। भूतनी अब अपने असली रूप में उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि कांपती आवाज में, नहीं नहीं, तू इंसान नहीं है, दूर रह मुझसे। इंसान? मैं तो तेरे जैसे लोगों की यादें हूँ, जो यहाँ से गुजरे और फिर कभी लौटे नहीं। तू चाहती क्या है मुझसे? बस साथ। सालों से इस जंगल में कोई नहीं रुका, सब डरकर भाग गए। पर तू तो हनुमान चालीसा पढ़ता था ना, फिर डर क्यों रहा है अब? हनुमान जी का नाम मेरे साथ है,
तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। नाम से बचा सकता है खुद को तो ले, बोल ले जितना चाहे, देखती हूँ कितना असर है तेरे नाम में। उसने हवा में हाथ उठाया। चारों ओर ठंडी हवाओं का भंवर उठने लगा। रवि की टॉर्च बुझ गई। साइकिल की घंटी अपने आप बजने लगी। हनुमान जी की जय, जय बजरंगबली। अचानक आसमान में बिजली चमकी। एक पल को बरगद के पेड़ की छाया ने सोना का चेहरा पूरी तरह उजागर कर दिया। आंखें लाल, चेहरा राख जैसा, बाल उलझे हुए, होठों से धुआं निकलता हुआ। भाग जा अगर बच सकता है, वरना तू भी यहीं दफन हो जाएगा। रवि ने पूरी ताकत लगाई और भागने लगा। पेड़ की शाखाएं उसे पकड़ने लगीं। हवा उसके खिलाफ चीख रही थी, पर वह भागता गया, साइकिल की तरफ, पगडंडी की ओर। उसकी सांसें टूट रही थीं, पर उसके होठों पर अब भी वही नाम था, हनुमान जी की जय, जय बजरंगबली। और तभी एक भयंकर चीख ने पूरा जंगल हिला दिया। भूतनी की चीख, और फिर सब कुछ शांत, सिर्फ हवा और गूंज। कहते हैं छलावा हमेशा अपने शिकार की तलाश में भटकती रहती है। अकेले सुनसान रास्तों पर जो भी नजर आ जाए, वही उसकी अगली कहानी बन जाता है। ना वो पैरों की आहट छोड़ती है, ना परछाई दिखाती है। बस अचानक सामने आती है और फिर आदमी कभी वापस नहीं लौटता। अमावस की रात थी। गांव देहात में ऐसी रातों का अपना ही सन्नाटा होता है। दिन भर की मेहनत के बाद लोग अक्सर किसी एक चौपाल या घर के सामने इकट्ठा होकर बीड़ी सुलगाते, हुक्का गुड़गुड़ाते और इधर उधर की बातें करते हैं। उस रात भी गोपाल काका के घर के सामने जीतू और विकास बैठे बातें कर रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। बस दूर दूर तक टिमटिमाते दियों की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी अचानक जंगल की तरफ से एक ऐसी भयानक चीख सुनाई दी कि तीनों के जिस्म सिहर उठे। जीतू चौंक कर खड़ा हो गया, कांपती आवाज में बोला, अरे काका, ये क्या था? गोपाल काका ने गहरी सांस ली और बहुत धीमी आवाज में बोले, वो फिर से जाग गई है। विकास घबरा गया। कौन काका? काका की आंखें अंधेरे में टिकी रहीं। कुछ पल चुप रहने के बाद बोले, अरे विकास, जब कोई जवान लड़की अपनी अधूरी इच्छा लेकर मर जाती है ना, तो उसकी आत्मा चैन नहीं पाती। 200 साल तक भटकती रहती है, और जो भी जंगल के रास्ते अकेला निकलता है उसे अपना शिकार बना लेती है, जैसे मेरे पोते के साथ। इतना कहकर काका अचानक चुप हो गए। सन्नाटा और गहरा हो गया। दूर कहीं फिर से पत्तों के हिलने की आवाज आई। जीतू ने डरते डरते पूछा, काका, आपके पोते के साथ क्या हुआ था? गोपाल काका की आंखों में अचानक नमी आ गई। गला भारी हो गया। सुनो, आज जो सुनोगे वो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। भूतियापुर में कुछ ट्रक ड्राइवर मौसम खराब होने की वजह से सारे ट्रक ड्राइवर लालू के ठेले की तरफ जा रहे हैं। मौसम बारिश का था, इसीलिए सब लालू चाय वाले के ठेले पर बैठे हुए थे। बारिश के मजे लेते हुए एक एक करके सब दोस्त लोग चाय के इंतजार में एक दूसरे से मजाक करते बैठे थे। आज ये बारिश रुकने का नाम इच नहीं ले रही यारो। जोर जोर से पानी टपकरा। अगर ऐसे बारिश होती रही तो अपुन लोगों का सफर को आज इधरिच रोकना पड़ेगा। पेशे से सब ट्रक ड्राइवर थे। बारिश होने की वजह से सब चाय की टपरी पर चाय पीने रुक गए थे। अचानक बारिश बहुत होने के कारण आज का सफर उनको रोकना पड़ गया था। उसमें हरि चाचा, आनंद भाई, देवराज और करीम लाला मौजूद थे। चले यारो, ये भी ठीक ही है। इस बहाने हम लोगों को आज रात मस्त आराम करने तो मिलेगा। वैसे इस रात के वक्त बारिश के मौसम में अगर भूत पिशाच की कहानियां बहुत याद आती यारो। याद आए बिना क्यों? जो हम लोग का काम करते हैं उस काम में भूत पिशाच का सामना हम सभी ने कभी का कभी महसूस किया ही है। एक एक करके सबने अपनी बीती कहीं से सुनी कहानी बताई। है ना चाचा जान,
वैसे भी आपकी उम्र तो हम सबसे ज्यादा है। आप तो हमारे से भी ज्यादा इन हालातों को महसूस किया होगा। चाचा जी, कभी आपको किसी छलावे को मिले क्या? अगर मिले हैं तो जरा हम लोग भी सुनते छलावे की बारे में जरा बताओ। ओ तो है बच्चों, हमारे ड्राइवर लाइन में सबसे भयानक चीज अगर है तो ओ बस छलावा है। अगर किसी ड्राइवर छलावे की जाल में फंसा तो ओ बच ही नहीं सकता। इन बातों को तुम लोग मजाक में ले रहे हो। अगर तुम्हारा सामना किसी भूत या छलावे के साथ हुआ ना, तब पता चलेगा कि कैसी फटती है। लेकिन अनुभवी बूढ़े चाचा अपनी हिलती हुई आवाज में अपनी जवानी की बातों को बड़ी चाह से बता रहे थे। मैं कैसे बचकर आया हूं उस रात के छलावे से, वो सिर्फ मैं ही जानता हूं। मेरे साथ जो हुआ उसके अगले दिन से ही मैंने मेरी नौकरी थोड़े सालों के लिए छोड़ भी दिया था। आधी रात में मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखने लगी थी, मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी। ये बात आज कह रहा हूं, पर आज के बाद नहीं क्यों, कि ये बहुत खौफनाक रात थी। ये बात है 10 साल पहले की। 10 साल पहले इसी तरह बारिश का मौसम शुरू हुआ था। बारिश होने की वजह से मुझे एक ढाबे पर ही रात गुजारना पड़ गया था। ठंड का झोंका बारिश मुझे असहनीय लग रहा था, तो एक कप चाय पीने का सोचकर चाय के इंतजार में बैठा था। तभी ट्रक के मालिक आया। सुनो, तुम्हारा खाना हो गया है तो मणिपुर के लिए निकल पड़ो। वहां से सामना लौट करके कल सुबह तक तुम्हें फिर से लौटना पड़ेगा। बहुत जरूरी सामान है मेरा। मुझे पता है तुम मना करोगे, पर मैं तुम्हें वह जाने का एक्स्ट्रा 10,000 दूंगा। मैंने भी लालच में आकर बिना कुछ खाए पिए मणिपुर के लिए निकल सही समझा। मणिपुर जाने का रास्ता जंगलों से होकर गुजरता है। ओह जंगल, जहां लोगों के साथ जाना भी खतरे खाली नहीं था। वैसे में मैं अकेला आदमी लालच में आकर मणिपुर के लिए निकल पड़ा था। उस रात के अंधेरे में मैं अकेला रोड पर ट्रक चला रहा था। रोड इतना डरावना लग रहा था कि मेरी नजर रोड पे कम आजू बाजू की डरावनी जंगलों में ज्यादा था। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ अंधेरा जंगल ही नजर आ रहा था और आसपास कोई गाड़ियां भी नहीं थी। बिल्कुल सुनसान रास्ता था। उस पूरे रास्ते में मैं सिर्फ अकेला था। पूरे रास्ते पे सन्नाटा छाया हुआ था और मैं उसी अंधेरे में चले जा रहा था। फिर कुछ समय बाद रात के करीब 12 बज रहे थे। अचानक से मैंने देखा कि रास्ते के साइड के कोने में एक लड़की खड़ी थी। मैंने सोचा कि इतने घने जंगल में ऐसा कौन है जो रोड के साइड में खड़ा है और मेरे से लिफ्ट मांग रही थी। पूरा रास्ता खाली था, अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। ट्रक की रोशनी से वो लिफ्ट के लिए पूछने लगी थी। मैंने दूर ही अपनी गाड़ी रोककर ट्रक के हेडलाइट से देखने की कोशिश किया तो लड़की के हाथ में कुछ पेपर थे। लड़की लगभग 21-22 की होगी। मैंने सोचा चलो शायद जंगल में खो गई है, चलो क्या हुआ है पूछ ही लेता हूं। तो मैंने फिर से गाड़ी चालू किया और लड़की की ओर जाने लगा और लड़की के पास जाके गाड़ी रोक दिया। मैडम जी सुनिए, आपने लिफ्ट पूछा था ना, तो मैं इसीलिए रुकाया हूं ट्रक। आपको कहाँ जाना है आप बता दो, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। पर लड़की कुछ जवाब नहीं देती, बस खड़ी रहती है और आके चुपचाप ट्रक में बैठ जाती है। मैंने फिर से ट्रक चालू कर दिया और सुनसान रास्ते पे निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से उस लड़की से पूछा कि आपको कहीं जाना है क्या? आप जगह का नाम बोल दिए तो मुझे आसानी होगी। फिर भी उस लड़की का कोई जवाब नहीं आता। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि ये लड़की बोल नहीं सकती शायद। ठीक है, अगर आपको गांव आ गया तो मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं अपनी ट्रक रोक दूंगा।
लड़की कुछ अजीब सी थी। वो लड़की जब से आई थी मानो ट्रक में एकदम से ठंड बढ़ गई थी। मैंने सोचा जंगल है इसीलिए ठंड लग रही है, तो मैं फिर से गाड़ी चलाने पर ध्यान देना शुरू किया। रोड इतना डरावना लग रहा था कि मेरी नजर रोड पे कम आजू बाजू की डरावनी जंगलों में ज्यादा था। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ अंधेरा जंगल ही नजर आ रहा था और आसपास कोई गाड़ियां भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद लड़की ने रोकने बोला। मैं भी उसको छोड़ने नीचे उतर गया। तभी वो लड़की बात करने लगती है। जरा मुझे वह तक छोड़ दीजिए। आपको पता है क्या कि इस रास्ते में रात को कोई नहीं घूमता। ये तो हमारा रोज का काम है, पर इस रोड पे कोई क्यों नहीं घूमता? ऐसे ही एक लड़की पास के गांव में पढ़ने आती थी। पढ़ने में वो लड़की बहुत होशियार थी। उस लड़की को एक लड़के ने अपना प्यार इजहार किया था, पर वो लड़की ने सबके सामने माना। लड़के के दिल में उस लड़की के खिलाफ नफरत शुरू हो गई थी। उस लड़की को पढ़ लिख के एक नाम हासिल करना था। कुछ दिन तक सब ठीक रहा, पर एक दिन उस लड़की ने उस लड़के को हाँ बोल दिया। अब लड़की भी बहुत खुश थी और लड़का भी। ऐसे ही एक दिन लड़की को घूमने के लिए एक नदी के पास लेके गया। और उस लड़की को मारकर बहती नदी में फेंक दिया। सब देख रहे थे, पर उसकी मदद कोई नहीं किया। उस दिन से अब तक वो लड़की आने जाने वाले लोगों से अपनी मदद ना करने का बदल लेती है। ये सुनते ही मैंने उस लड़की की ओर देखा। मैंने चलते चलते मेरी नजर लड़की के पैर पर गए। लड़की के पैर एकदम सड़े हुए थे। मैं समझ गया कि ये लड़की इंसान नहीं है और मैं वहां से भाग निकला। अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और अपनी गाड़ी को चलाने के लिए शुरू किया। लड़की गायब थी और वही लड़की मेरे सामने रोड पर लिफ्ट पूछ रही है। ये मंजर देखकर मेरा हाथ पैर कांप रहे थे। ना मुझे रेस देने की ताकत थी, ना कुछ। उस लड़की के बाल खुले थे और पैर उल्टे थे। मेरा शक अब यकीन में बदल गया था। ये लड़की कोई इंसान नहीं है, ये एक छलावा है। आओ मेरी मदद करो। तुम बाकी लोगों के जैसा मुझे इस हालात में छोड़कर नहीं जा सकते। आओ चलो मेरे साथ। आओ मेरी मदद करो। तुम बाकी लोगों के जैसा मुझे इस हालात में छोड़कर नहीं जा सकते। आओ चलो मेरे साथ। ये सब देखकर मैं इस तरह से ट्रक भगाया कि मानो जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं बिना कुछ सोचे कुछ दूंगा। आओ मेरी मदद करो। तुम बाकी लोगों के जैसा मुझे इस हालात में छोड़कर नहीं जा सकते। आओ चलो मेरे साथ। मुझे पूरी रात यही डर सता रहा था कि वो लड़की भाग के मेरे ट्रक में आ बैठेगी और थोड़ी देर में मुझे एक ढाबा दिखा। हे भगवान, अच्छा हुआ एक ढाबा मिल गया। मैंने ट्रक से उतरकर मेरी सारी बातें वेटर को बोल दिया। वेटर भी वही बात बोला जो उस छलावे मेरे से बोला था। मैं उस दिन मरते मरते बचा था। 2 साल तक मैं बीमारियों से जूझता था, इसीलिए उस रोड पर कोई भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। आओ मेरी मदद करो। तुम बाकी लोगों के जैसा मुझे इस हालात में छोड़कर नहीं जा सकते। आओ चलो मेरे साथ। उस दिन से अब तक वो मंजर याद किया तो मेरी नींदें उड़ जाती है। और छलावा लगभग 2-3 घंटे तक मेरा पीछा करता रहा और बार बार मेरे रास्ते में आ खड़ा हो रहा था।
मैंने बिना रोके गाड़ी बार बार उसके ऊपर से चढ़ाकर आगे बढ़ रहा था। अगर मैं उस छलावे के बातों में आ गया होता तो आज मैं तुम लोगों के सामने नहीं होता था। छलावे किसी की जान लेने तक उनको नहीं छोड़ते। शायद उस दिन मेरा किस्मत अच्छा था। उम्र में बड़ा होने के कारण एक बात बोलना चाहता। वो बीच रात में अगर कोई तुम्हारी गाड़ी रोकने की कोशिश किए तो कभी भी रोकना मत। शायद वो छलावा अपने मौत का बदला मेरे से लेना चाहता था। छलावे इंसान को अपने बातों में उलझाकर अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। एक और बात है, छलावा किसी भी रूप को अपना सकता है, जैसे कोई आपका जान पहचान वाले लोगों का हम शक्ल या कोई भी जानवर। छलावे लोगों को खतरनाक जगह पर ले जाकर उनकी जान को खतरे में डाल देता है या फिर कोई एक्सीडेंट करा देता है। एक एक जगह ऐसी होती है जहां से गुजरते समय हमेशा किसी न किसी की एक्सीडेंट होते रहते हैं, जबकि वो रास्ता ठीक ठाक की क्यों ना हो। इंसान मजबूर हो जाता है कि अचानक ही मेरे साथ ये कब और क्या हो गया। अमावस्या की रात थी। देहाती इलाकों के स्टेशन अक्सर ऐसे ही होते हैं। चारों ओर घना अंधेरा, सन्नाटा और एक अजीब सा खालीपन। रात काफी गहरी हो चुकी थी। स्टेशन पर जो इक्का दुक्का लोग थे वे भी अपनी राह पकड़ चुके थे। कुछ देर बाद दूर से एक भारी सी आवाज गूंजी। यह स्टेशन की आखिरी ट्रेन थी। ट्रेन रुकते ही 21 साल का एक नौजवान विजय डिब्बे से नीचे उतरा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। विजय ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, अरे भाई, ये स्टेशन तो बिल्कुल मरा हुआ लग रहा है। अब मौसी के घर जाऊं तो जाऊं कैसे? ये सोचकर वो बाहर की ओर बढ़ने लगा कि शायद कोई ऑटो या टोटो मिल जाए। वो अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई। ओ बाबू, कहाँ जाना है? विजय ने चौंक कर सामने देखा। धुंधले उजाले में एक ऑटो वाला खड़ा था। विजय ने कहा, अरे भैया, मुझे राजपुर जाना है। ऑटो वाले ने विजय को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर गहरी और कुछ अजीब सी आवाज में बोला, अरे बाबू, राजपुर किसी जरूरी काम से जाना है क्या? राजपुर तो यहां से 20 किलोमीटर दूर होगा और मैं भी उतनी दूर नहीं जाऊंगा। मैं तो बस पास के गांव रामपुर तक ही जाता हूं। विजय के चेहरे पर बेचैनी और बढ़ गई। उसने पूछा, यहाँ आसपास कोई होटल मिल जाएगा क्या? ऑटो वाला भोला हल्की सी हंसी हंसते हुए बोला, अरे बाबू, ये गांव का इलाका है, यहाँ कहाँ होटल मिलेगा। एक काम करो, आज रात मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही निकल जाना। विजय मान गया और दोनों चल पड़े। ऑटो कच्ची सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। विजय बाहर ताक रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। न कोई आदमी, न कोई जानवर, बस कभी कभी झींगरों की आवाज उस खामोशी को चीर देती थी। विजय का मन बेहद उदास था। वजह भी थी, उसका 10 साल पुराना प्यार हाल ही में टूट गया था। जिस इंसान के साथ उसने अपने पूरे भविष्य के सपने बुने थे, वही एक दिन अचानक अजनबी बन गया। इस सदमे ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो 1-2 बार आत्महत्या की कोशिश भी कर चुका था, लेकिन हर बार किस्मत ने उसे रोक लिया। अब उसे ऐसा लगने लगा था जैसे इस दुनिया में उसका कोई अपना बचा ही नहीं है। हर चेहरा पराया, हर रिश्ता बोझ सा लगने लगा था। उसी अंधेरे दौर में उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के गांव चला जा। वहां का माहौल खुला है, सुकून मिलेगा, शायद तेरा मन थोड़ा हल्का हो जाए। माँ की बात मानकर ही वो आज इस अनजान स्टेशन पर उतरा था। दोनों रात के करीब 8 बजे भोलू के घर पहुंच गए। घर कच्चा था, लेकिन आंगन साफ सुथरा। दोनों ने चुपचाप खाना खाया। उसके बाद भोलू ने घर के सामने आग जला दी और दोनों अलाव के पास बैठ गए। जलती लकड़ियों की चटखने की आवाज और ठंडी हवा मिलकर माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। कुछ देर तक विजय खामोश बैठा आग को घूरता रहा। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, अरे भोलू भैया, आखिर रात में राजपुर की ओर कोई ऑटो या बस क्यों नहीं जाती? रास्ता ठीक नहीं है क्या? अरे बाबू, राजपुर जाने वाले रास्ते में घना जंगल पड़ता है और वो कोई आम जंगल नहीं है।
अमावस्या की रात जो उस रास्ते से जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। विजय ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे भोलू भैया, तुम गांव के लोग भी ना छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कब कहना छोड़ोगे। अरे बाबू, आप शहर से हो, ये सब मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है। तुम जैसे ही एक लड़का शहर से आया था, उसके दादाजी की बात ना मानकर उसने भी उसी जंगल के रास्ते चला गया था। विजय के चेहरे पर जिज्ञासा उभर आई। उसने तुरंत पूछा, तो आगे क्या हुआ भोलू भैया? भोलू ने चारों ओर नजर घुमाई, जैसे कोई सुन तो नहीं रहा। फिर आग के पास थोड़ा झुककर धीमी आवाज में बोला, सुनो बाबू, मैं पूरी बात बताता हूं, फिर तुम सब समझ जाओगे। और ये कहते हुए भोलू ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। शाम के ठीक 7 बजे थे। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था और ठंड की वजह से गांव की गलियों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। गांव की चौपाल पर मोहन काका अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर आज कुछ अलग सी बेचैनी थी। आंखें बार बार उसी रास्ते की ओर रुक जाती जहां से गांव में आने वाला रास्ता मुड़ता था। उसी वक्त लालू, गांव का एक किसान, रास्ते से गुजर रहा था। उसने मोहन काका को यूं परेशान बैठे देखा तो पास आकर उनके बगल में बैठ गया। थोड़ी देर उन्हें देखते रहने के बाद लालू ने पूछा, अरे काका, आज कुछ ज्यादा ही चिंतित लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? मोहन काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे लालू, तू तो जानता ही है, मेरा पोता शहर में पढ़ाई करता है। परसों फोन किया था उसने, बोला था कि 2 दिन बाद घर आएगा। आज उसी का दिन है। शाम के 5 बजे तक तो पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं। लालू का चेहरा भी गंभीर हो गया। हाँ काका, ये तो सच में चिंता की बात है। शाम होने के बाद हमारे गांव की तरफ ना कोई ऑटो आता है, ना कोई पैदल चलने की हिम्मत करता है। ऊपर से आज अमावस भी है। हाँ रे लालू, वही तो डर है। और जिस रास्ते से वो आएगा, उस रास्ते के बारे में तो पूरे गांव को सब कुछ पता है। कुछ देर बाद दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। लालू ने ध्यान से देखा और अचानक बोल उठा, अरे काका, वो देखो, कुंदन आ गया। मोहन काका ने जैसे ही सिर उठाया, उनकी आंखों में चमक आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सही सलामत लौट आया। कुंदन जैसे ही चौपाल के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके दादाजी वहीं बैठे हैं। वो थोड़ा हैरान होकर बोला, अरे दादाजी, आप यहाँ बैठे हो? मोहन काका ने तुरंत सवाल दाग दिया, अरे कुंदन, इतना देर क्यों हो गया? तुझे तो 5 बजे तक पहुंच जाना था ना? अरे दादाजी, असल में ट्रेन लेट हो गई थी। ऊपर से स्टेशन से कोई भी इस गांव की तरफ आने को तैयार ही नहीं था। मोहन काका ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ बेटा, असल में हमारे गांव आते वक्त जो जंगल पड़ता है ना, वो अब भूतिया हो गया है। यह सुनते ही कुंदन हंस पड़ा। अरे दादाजी, 2026 चल रहा है और आप लोग अब भी भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? मोहन काका ने कुंदन की आंखों में देखते हुए धीमे मगर भारी स्वर में कहा, अरे बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाता। और तू तो पढ़ा लिखा है, तुझे पता होगा कि ऊर्जा को न तो खत्म किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है। कुंदन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ये बात तो सच है दादाजी, लेकिन हुआ क्या है? आप मुझे भी पूरी बात बताओ। चौपाल पर बैठे तीनों लोग खामोश हो गए। दूर जंगल की तरफ से ठंडी हवा के साथ जैसे कोई अनसुनी कहानी चलकर उनकी ओर आ रही हो। मोहन काका ने गहरी सांस ली, ऐसी सांस जैसे सीने के अंदर कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। उन्होंने चारों तरफ देखा, चौपाल, और फिर उनकी नजर जंगल की तरफ टिक गई। आवाज भारी हो गई थी। सुन बेटा, काका बोले, ये बात आज से नहीं, कई साल पुरानी है। प्रिया, गांव की एक सीधी सादी लड़की, आंखों में सपने थे लेकिन हैसियत नहीं। वो मुखिया के बेटे से प्यार कर बैठी थी। प्यार ऐसा जिसमें डर नहीं होता, बस भरोसा होता है। लेकिन जब प्रिया गर्भवती हो गई तो वही प्यार सबसे बड़ा अपराध बन गया। प्रिया ने हिम्मत करके मुखिया के घर जाकर कहा,
आपके बेटे से मेरी शादी करवा दीजिए। लेकिन जवाब में उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। दिन बीतते गए। प्रिया का पेट उभरने लगा। उसके अपने माँ बाप, जो कभी उसके सिर पर हाथ रखते थे, अब रोज जहर घोलने लगे। काश तुझे पैदा ही न किया होता। हमने कौन सा पाप कर दिया था। हर शब्द उसके दिल में कील बनकर धंसता चला गया। फिर गांव को पता चला, और गांव कभी माफ नहीं करता। लोग हंसने लगे, कोई इशारे करता, कोई फप्तियां कसता। जब प्रिया कुएं पर जाती तो हंसी पीछा करती। जब रास्ते से गुजरती तो नजरें चीरने लगती। एक दिन प्रिया रोती हुई फिर मुखिया के पास गई, लेकिन इस बार भी दरवाजा नहीं खुला। खुली तो बस क्रूरता। एक रात प्रिया सब कुछ सह नहीं पाई। अकेली, टूटी हुई और बिल्कुल खामोश उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन बेटा, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने उसकी लाश को भी इज्जत नहीं दी। अंधेरी रात में उसे जंगल की तरफ ले जाया गया। वहां चुपचाप एक गड्ढा खोदा गया और प्रिया को मिट्टी में गाड़ दिया गया। न कोई रोया, न किसी ने भगवान को याद किया। तभी से बेटा, उस जंगल से रात में जो भी जवान लड़का गुजरता है, या तो गायब हो जाता है या फिर मौत का मुंह देखकर लौटता है। हवा अचानक ठंडी हो गई। जंगल से पत्तों के हिलने की आवाज आई। मोहन काका ने आखिरी बात कही। प्रिया ने खुद जान ली थी, लेकिन उसकी रूह आज भी वहीं भटकती है। और अमावस की रात वो रास्ता अब सिर्फ रास्ता नहीं रहा। तीनों की नजरें एक साथ अंधेरे जंगल की तरफ उठ गईं, और उस पल ऐसा लगा जैसे अंधेरा उनकी तरफ मुस्कुरा रहा हो। मोहन काका ने उठते हुए कहा, चल बेटा, बहुत रात हो गई है, घर चलते हैं। कुंदन चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने खाना खाया, लेकिन मन खाना नहीं खा रहा था। वो बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था, मगर आंखें बंद करते ही जंगल, प्रिया और अमावस की बातें दिमाग में घूमने लगती। तभी मोबाइल की आवाज ने खामोशी चीर दी। कुंदन बड़बड़ाया, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, अरे भाई सुन, तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जा। तेरी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही कुंदन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मोबाइल हाथ में ही रह गया। सांस अटक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे से उसने इधर उधर देखा। घर में सब सो रहे थे। दादाजी गहरी नींद में थे। कुंदन ने खुद से फुसफुसाकर कहा, अगर अभी दादाजी को उठाया तो वो मुझे जाने नहीं देंगे, और मैं उन्हें ये भी नहीं बता सकता कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ है। कुछ पल सोचा, फिर फैसला कर लिया, मैं चुपचाप निकल जाता हूँ। कोई ट्रेन पकड़ लूंगा। सुबह सब ठीक हो जाएगा, तब दादाजी को बता दूंगा। वो बहुत धीरे धीरे उठा, ऐसे जैसे जमीन भी उसकी आहट सुन लेगी तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। घर का दरवाजा चरमराया। कुंदन एक पल के लिए रुक गया। दिल मुंह को आ गया। फिर वो अंधेरी रात में बाहर निकल गया। उसे क्या पता था, जिस रास्ते पर वो चल पड़ा है वो रास्ता सीधा जंगल की तरफ जाता है, और आज अमावस की रात है। कुंदन धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हवा की सीटी जैसी आवाज तेज होती जा रही थी। कहीं दूर से उल्लू की आवाज गूंज रही थी, ऐसी आवाज जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। वो भी कुछ ही कदम चला था कि आगे उसे एक परछाई नजर आई। कुंदन ठिठक गया। मन में आया, इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है। डरते डरते वो परछाई के पास पहुंचा, और अचानक उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके सामने दादाजी खड़े थे। कुंदन ने मन ही मन कहा, मर गया, अब तो दादाजी बहुत डांटेंगे। दादाजी की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। तुझे मना किया था ना, फिर क्यों जंगल में आ गया? उन्होंने उंगली से रास्ता दिखाते हुए कहा, चला जा यहाँ से, और पीछे मुड़कर मत देखना। कुंदन कुछ बोल नहीं पाया। मजबूरी में उसने कदम वापस गांव की ओर मोड़ लिए। 2-4 कदम ही चला होगा कि अचानक वो रुक गया। उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी। दादाजी तो घर पर है, और वो सो जाएं तो सुबह 5 बजे से पहले एक बार भी नहीं उठते।
तो फिर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? कुंदन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, न दादाजी न कोई परछाई। अब कुंदन को सचमुच डर लगने लगा। उसने 2 कदम पीछे हटे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन तभी उसे याद आया, मुझे जाना ही होगा। रीमा अस्पताल में होगी। उसने खुद को संभाला और फिर से आगे बढ़ने लगा। करीब 10 मिनट चलने के बाद पीछे से किसी ने आवाज लगाई, कुंदन। आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुंदन पलटा। उसके सामने कॉलेज की उसकी दोस्त राधिका खड़ी थी। कुंदन चौंक गया। अरे राधिका, तुम यहाँ इतनी रात को कैसे? राधिका मुस्कुराई। उसकी आवाज अजीब सी मीठी थी। मुझे पता था तुम आने वाले हो, चलो साथ साथ चलते हैं। कुंदन का मन बेचैन हो गया। सीना भारी लगने लगा। डर अब साफ महसूस होने लगा था। तभी पीछे से फिर आवाज आई, अरे कुंदन, इतना तेज क्यों चल रहे हो? मेरे लिए तो रुको। ये आवाज सुनते ही कुंदन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसने झट से पीछे देखा और उसकी चीख गले में ही अटक गई। वहां राधिका नहीं थी। उसकी जगह टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान के साथ एक छलावा खड़ा था। आंखें जलती हुई, चेहरा धुंधला और आवाज बिल्कुल इंसान जैसी। जंगल की हवा अचानक थम गई। अब कुंदन समझ चुका था, आज रात वो जंगल उसे जाने नहीं देने वाला। बंगाल के गोपालपुर गांव में आज की शाम कुछ अलग ही थी। चारों ओर ठंड के साथ साथ घना अंधेरा पसरा हुआ था। आसमान में धुंध इतनी सघन थी कि कुछ ही दूरी पर खड़ा पेड़ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गांव की चौपाल पर रामदिन काका के साथ 2 और ग्रामीण बैठे थे, हरिप्रसाद और निरंजन। चौपाल के बीच जल रही आग से हल्की हल्की चिंगारियां उठ रही थीं, पर उसकी गर्माहट भी ठंड को पूरी तरह दूर नहीं कर पा रही थी। रामदिन काका अपनी पुरानी शॉल को कंधों पर और कसते हुए बोले, ऐसी शाम मैंने पहले भी देखी है। जब हवा इस तरह चुप हो जाती है तो समझ लेना चाहिए कि रात शांत नहीं रहने वाली। हरिप्रसाद ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, काका, आज दिन भर से मन अजीब सा बेचैन है। खेत से लौटते समय लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। निरंजन ने तुरंत आग में सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा डालते हुए कहा, अरे बस करो, ऐसी बातें मत करो। वैसे ही आज अंधेरा कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है। रामदिन काका ने दोनों की ओर गहरी नजर से देखा और धीमी आवाज में बोले, गोपालपुर की मिट्टी चुप नहीं रहती। जब पुरानी कहानियां जागती हैं तो रात अपना असली रूप जरूर दिखाती है। हरिप्रसाद ने कहा, अरे काका, क्या आपने कभी भूत देखा है? काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे हाँ, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। गांव के वैद्य ने कहा कि अगर उसे बचाना है तो जंगल से संजीवनी जड़ी बूटी लानी पड़ेगी। मजबूरी में मैं अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जिस तरह से मैं वहां से लौट कर आया हूं वो तुम लोग सुन भी नहीं पाओगे। निरंजन ने उत्सुकता और डर से भरी आवाज में कहा, काका, पूरी बात बताइए ना, असल में वहां क्या हुआ था? ठीक है, तो सुनो। लगभग 60 साल पुरानी बात है। विष्णुपुर एक छोटा सा गांव था जहां लोग मिलजुल कर रहा करते थे। गांव के बाहर कच्चे रास्ते के किनारे गोविंद की एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में गोविंद, उसकी पत्नी और उसकी नन्ही सी बेटी रहते थे। एक शाम अचानक गोविंद की पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। कभी तेज बुखार, कभी सांस फूलना। उसका शरीर जैसे जवाब दे रहा हो। गोविंद घबरा गया। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? न पास में कोई अस्पताल है, न कोई वैद्य। बेचैनी में वह सीधे मोहन काका के घर की ओर दौड़ा। दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। दरवाजा खुलते ही मोहन काका बोले, अरे गोविंद, इतना परेशान क्यों है? सब ठीक तो है? गोविंद की आवाज कांप रही थी। काका, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है। आप एक बार मेरे साथ चलिए। मोहन काका बिना देर किए उसके साथ चल पड़े। झोपड़ी में पहुंचते ही उन्होंने दिए की रोशनी में गोविंद की पत्नी को देखा। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ पल चुप रहने के बाद
मोहन काका गंभीर स्वर में बोले, गोविंद, अब तुझे जंगल जाना होगा। गोविंद चौंक गया। जंगल? हाँ, वहां एक संजीवनी जड़ी बूटी है, वही इसे बचा सकती है। लेकिन ध्यान रखना, आज अमावस की रात है। इस रात उस जंगल में भूत प्रेतों का निकलना आम बात है। काका ने उसकी आंखों में देखते हुए आखिरी चेतावनी दी। अगर तुझे लगे कि कोई तेरे पीछे चल रहा है या कोई तेरे अपने की आवाज में तुझे बुला रहा है, तो भूल कर भी पीछे मत मुड़ना। अगर मुड़ गया तो समझ लेना तू उसी जंगल में फंस जाएगा और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। जब गोविंद जंगल की ओर निकलने लगा, तभी पीछे से उसकी बेटी की मासूम आवाज आई, पापा, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। गोविंद ठिठक गया। उसने मुड़कर अपनी बेटी को देखा। उसकी आंखों में डर भी था और भरोसा भी। गोविंद घुटनों के बल बैठ गया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, देख बेटा, अगर तू मेरे साथ चली जाएगी तो तेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा? तू यहीं रुक जा, मैं बस 1 घंटे में लौट आऊंगा। गोविंद ने मोहन काका की ओर देखा। काका, अगर हो सके तो मेरी बेटी और मेरी बीवी का ख्याल रखना। तू चिंता मत कर गोविंद, जितनी जल्दी हो सके लौट आना। इतना कहकर गोविंद घर से निकल पड़ा। वो सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो उस वक्त एक पिता और एक पति था जो अपने परिवार के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने जा रहा था। जैसे ही उसने जंगल की सीमा में कदम रखा, एक अजीब सी सन्नाटा उसे निकल गया। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। चांद अमावस की वजह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडी हवा ऐसी चल रही थी कि उसकी हड्डियां कांपने लगी। हर सांस के साथ धुएं सी भाप निकल रही थी। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आवाज उसे ही अजनबी लग रही थी। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में गोविंद को एक बुजुर्ग औरत दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर अजीब सी कठोरता थी। उसने गोविंद को रोक लिया और भारी आवाज में बोली, बेटा, इतनी रात को जंगल में अकेले कहाँ जा रहे हो? गोविंद थोड़ा चौंका, फिर बोला, अम्मा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे संजीवनी बूटी चाहिए। अरे बेटा, तुझे पता नहीं आज अमावस की रात है। इस रात जंगल में संजीवनी लेने जाना मतलब मौत को बुलाना। तुझे अपनी जान की जरा भी फिक्र नहीं। अम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है। बेटा, जिस जंगल में तू जा रहा है वहाँ पिशाच, चुड़ैल और छलावा का बसेरा है। तू जंगल में तो चला जाएगा, पर वापस आएगा या नहीं कोई नहीं जानता। मेरी बात मान, अभी घर लौट जा। सुबह उजाले में संजीवनी लेने जाना। नहीं माँ, मुझे अभी ही जाना होगा। मेरी बीवी शायद सुबह तक जिंदा ना रहे। ठीक है बेटा, तो एक बात याद रखना, अगर रास्ते में तुझे कोई दिखे या पीछे से कोई पुकारे तो रुकना मत, पीछे मुड़ना मत। फिर उसने गोविंद के कान के पास झुककर एक मंत्र बताया। अगर कोई बड़ी मुसीबत आए तो इस मंत्र का जाप करना, ये तुझे बचाएगा। गोविंद ने हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में जा रहा था, वैसे वैसे पीछे से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी हंसी, कभी रोने की आवाज, कभी पत्तों के कुचले जाने की। कुछ देर बाद उसे साफ महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। गोविंद रुक गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मन ने कहा, मुझे किसी भी हालत में पीछे नहीं मुड़ना, ये सब भ्रम जाल है। तभी अचानक एक आवाज आई, गोविंद। उसकी सांस अटक गई। वो आगे ही देखता रहा। तभी उसने देखा उसके सामने एक औरत खड़ी थी, साफ कपड़े, शांत चेहरा। गोविंद ने कांपती आवाज में पूछा, आप यहाँ इतनी रात को? मैं भी संजीवनी बूटी लेने आई थी, लेकिन रास्ता भटक गई हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी संजीवनी लेने जा रहा हूँ। मेरी बीवी बहुत बीमार है। औरत मुस्कुराई। अरे वाह, तो अच्छा हुआ एक साथी मिल गया। चलो साथ चलते हैं। गोविंद का मन अजीब तरह से सिकुड़ गया। फिर भी उसने खुद को समझाया और बोला, ठीक है, चलिए।
करीब 10 मिनट साथ चलने के बाद गोविंद ने पूछा, आप कहाँ रहती हैं? और इतनी रात को अकेले जंगल में क्यों आ गई? किसी के साथ नहीं आई? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से एक भयानक आवाज गूंज उठी। गोविंद डर के मारे वहीं जम गया। पीछे से आवाज आई, वहीं रुक जा, आगे मेरे बच्चे खेल रहे हैं, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तेरा जान ले लूंगा। गोविंद के कंधे पर अचानक उस औरत का हाथ पड़ा। हाथ नहीं, जैसे किसी मुर्दा चीज की पकड़ हो। लंबे लंबे नाखून, स्याह उंगलियां और बर्फ सी ठंडक। गोविंद जोर से चीख पड़ा। उसी पल उसे उस बुजुर्ग मां की बात याद आ गई। डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था। फिर भी उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से मंत्र पढ़ने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम क्लीं काली कपालिनी रक्ष रक्ष स्वाहा, ओम ह्रीं ह्रीं भूत प्रेत विनाशाय स्वाहा। जैसे ही मंत्र गूंजा, वो भयानक हाथ अचानक गायब हो गया। पीछे से आती सारी आवाजें भी एक पल में थम गई। गोविंद ने गहरी सांस ली। पसीने से पूरा शरीर भीग चुका था। वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ने लगा। अभी वो ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि अचानक रास्ते में उसे अपनी बेटी दिखाई दी। वो रो रही थी। पापा, आप मुझे छोड़कर चले आए। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो। गोविंद का दिल भर आया। पैर अपने आप बेटी की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी वो रुक गया। उसका मन जोर से बोला, मैं अपनी बेटी को घर छोड़कर आया था, वो यहाँ जंगल में कैसे हो सकती है? उसे बुजुर्ग मां की चेतावनी याद आ गई। जंगल में छलावा बसता है। गोविंद पीछे हट गया। आंखें झपकते ही वहां कोई नहीं था, न बेटी न रोने की आवाज। अब गोविंद समझ चुका था, ये जंगल उसकी कमजोरी ढूंढ रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर जंगल के बीचों बीच उसे चमकती हुई संजीवनी बूटी दिखाई दी। उसने कांपते हाथों से बूटी उठाई और जैसे ही लौटने के लिए मुड़ा, कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे से गिरा देती है। वो जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। अचानक एक काला हाथ उसके पैर को पकड़कर घसीटने लगा। गोविंद जोर जोर से वही मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन हाथ ने पकड़ और मजबूत कर ली। अब उसने पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही ये पंक्तियां निकली, वो काला हाथ चीख के साथ गायब हो गया। गोविंद उठा और बिना रुके दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही वो जमीन पर बैठ गया। उसी वक्त उसकी बेटी बोली, अरे पापा, क्या हुआ? मोहन काका सब समझ गए। उन्होंने संजीवनी बूटी से गोविंद की पत्नी का इलाज किया। कुछ ही देर में उसकी सांसें सामान्य हो गईं। अगली शाम गोविंद ने जंगल में घटी हर बात काका को बताई। मोहन काका ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तू सच में बच गया। हर कोई इस जंगल से लौटकर नहीं आता। और उस रात के बाद विष्णुपुर के जंगल की ओर कोई भी अमावस की रात मुड़कर नहीं देखता। और एक वाकया सुनाता हूं, सुनो, जो मेरे दोस्त के पोते को पिशाच ने मार दिया था। शाम के ठीक 7 बजे थे। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था और ठंड की वजह से गांव की गलियों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। गांव की चौपाल पर मोहन काका अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर आज कुछ अलग से बेचैनी थी। आंखें बार बार उसी रास्ते की ओर रुक जाती जहां से गांव में आने वाला रास्ता मुड़ता था। उसी वक्त लालू, गांव का एक किसान, रास्ते से गुजर रहा था। उसने मोहन काका को यूं परेशान बैठे देखा तो पास आकर उनके बगल में बैठ गया। थोड़ी देर उन्हें देखते रहने के बाद लालू ने पूछा, अरे काका, आज कुछ ज्यादा ही चिंतित लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? मोहन काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे लालू, तू तो जानता ही है, मेरा पोता शहर में पढ़ाई करता है। परसों फोन किया था उसने, बोला था कि 2 दिन बाद घर आएगा। आज उसी का दिन है। शाम के 5 बजे तक तो पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं। लालू का चेहरा भी गंभीर हो गया। हाँ काका,
ये तो सच में चिंता की बात है। शाम होने के बाद हमारे गांव की तरफ ना कोई ऑटो आता है, ना कोई पैदल चलने की हिम्मत करता है। ऊपर से आज अमावस भी है। हाँ रे लालू, वही तो डर है। और जिस रास्ते से वो आएगा, उस रास्ते के बारे में तो पूरे गांव को सब कुछ पता है। कुछ देर बाद दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। लालू ने ध्यान से देखा और अचानक बोल उठा, अरे काका, वो देखो, कुंदन आ गया। मोहन काका ने जैसे ही सिर उठाया, उनकी आंखों में चमक आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सही सलामत लौट आया। कुंदन जैसे ही चौपाल के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके दादाजी वहीं बैठे हैं। वो थोड़ा हैरान होकर बोला, अरे दादाजी, आप यहाँ बैठे हो? मोहन काका ने तुरंत सवाल दाग दिया, अरे कुंदन, इतना देर क्यों हो गया? तुझे तो 5 बजे तक पहुंच जाना था ना। अरे दादाजी, असल में ट्रेन लेट हो गई थी। ऊपर से स्टेशन से कोई भी इस गांव की तरफ आने को तैयार ही नहीं था। मोहन काका ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ बेटा, असल में हमारे गांव आते वक्त जो जंगल पड़ता है ना, वो अब भूतिया हो गया है। यह सुनते ही कुंदन हंस पड़ा। अरे दादाजी, 2026 चल रहा है और आप लोग अब भी भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? मोहन काका ने कुंदन की आंखों में देखते हुए धीमे मगर भारी स्वर में कहा, अरे बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाता। और तू तो पढ़ा लिखा है, तुझे पता होगा कि ऊर्जा को न तो खत्म किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है। कुंदन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ये बात तो सच है दादाजी, लेकिन हुआ क्या है? आप मुझे भी पूरी बात बताओ। चौपाल पर बैठे तीनों लोग खामोश हो गए। दूर जंगल की तरफ से ठंडी हवा के साथ जैसे कोई अनसुनी कहानी चलकर उनकी ओर आ रही हो। मोहन काका ने गहरी सांस ली, ऐसी सांस जैसे सीने के अंदर कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। उन्होंने चारों तरफ देखा, चौपाल, और फिर उनकी नजर जंगल की तरफ टिक गई। आवाज भारी हो गई थी। सुन बेटा, काका बोले, ये बात आज से नहीं, कई साल पुरानी है। प्रिया, गांव की एक सीधी सादी लड़की, आंखों में सपने थे लेकिन हैसियत नहीं। वो मुखिया के बेटे से प्यार कर बैठी थी। प्यार ऐसा जिसमें डर नहीं होता, बस भरोसा होता है। लेकिन जब प्रिया गर्भवती हो गई तो वही प्यार सबसे बड़ा अपराध बन गया। प्रिया ने हिम्मत करके मुखिया के घर जाकर कहा, आपके बेटे से मेरी शादी करवा दीजिए। लेकिन जवाब में उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। दिन बीतते गए, प्रिया का पेट उभरने लगा। उसके अपने माँ बाप, जो कभी उसके सिर पर हाथ रखते थे, अब रोज जहर घोलने लगे। काश तुझे पैदा ही न किया होता, हमने कौन सा पाप कर दिया था। हर शब्द उसके दिल में कील बनकर धंसता चला गया। फिर गांव को पता चला, और गांव कभी माफ नहीं करता। लोग हंसने लगे, कोई इशारे करता, कोई फप्तियां कसता। जब प्रिया कुएं पर जाती तो हंसी पीछा करती, जब रास्ते से गुजरती तो नजरें चीरने लगती। एक दिन प्रिया रोती हुई फिर मुखिया के पास गई, लेकिन इस बार भी दरवाजा नहीं खुला। खुली तो बस क्रूरता। एक रात प्रिया सब कुछ सह नहीं पाई। अकेली, टूटी हुई और बिल्कुल खामोश, उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन बेटा, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने उसकी लाश को भी इज्जत नहीं दी। अंधेरी रात में उसे जंगल की तरफ ले जाया गया। वहां चुपचाप एक गड्ढा खोदा गया और प्रिया को मिट्टी में गाड़ दिया गया। न कोई रोया, न किसी ने भगवान को याद किया। तभी से बेटा, उस जंगल से रात में जो भी जवान लड़का गुजरता है, या तो गायब हो जाता है या फिर मौत का मुंह देखकर लौटता है। हवा अचानक ठंडी हो गई। जंगल से पत्तों के हिलने की आवाज आई। मोहन काका ने आखिरी बात कही। प्रिया ने खुद जान ली थी, लेकिन उसकी रूह आज भी वहीं भटकती है। और अमावस की रात, वो रास्ता अब सिर्फ रास्ता नहीं रहा। तीनों की नजरें एक साथ अंधेरे जंगल की तरफ उठ गईं, और उस पल ऐसा लगा जैसे अंधेरा उनकी तरफ मुस्कुरा रहा हो। मोहन काका ने उठते हुए कहा,
चल बेटा, बहुत रात हो गई है, घर चलते हैं। कुंदन चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने खाना खाया, लेकिन मन खाना नहीं खा रहा था। वो बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था, मगर आंखें बंद करते ही जंगल, प्रिया और अमावस की बातें दिमाग में घूमने लगती। तभी मोबाइल की आवाज ने खामोशी चीर दी। कुंदन बड़बड़ाया, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। अरे भाई सुन, तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जा, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही कुंदन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मोबाइल हाथ में ही रह गया, सांस अटक गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे से उसने इधर उधर देखा। घर में सब सो रहे थे। दादाजी गहरी नींद में थे। कुंदन ने खुद से फुसफुसाकर कहा, अगर अभी दादाजी को उठाया तो वो मुझे जाने नहीं देंगे, और मैं उन्हें ये भी नहीं बता सकता कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ है। कुछ पल सोचा, फिर फैसला कर लिया। मैं चुपचाप निकल जाता हूँ, कोई ट्रेन पकड़ लूंगा, सुबह सब ठीक हो जाएगा, तब दादाजी को बता दूंगा। वो बहुत धीरे धीरे उठा, ऐसे जैसे जमीन भी उसकी आहट सुन लेगी तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। घर का दरवाजा चरमराया। कुंदन एक पल के लिए रुक गया, दिल मुंह को आ गया। फिर वो अंधेरी रात में बाहर निकल गया। उसे क्या पता था, जिस रास्ते पर वो चल पड़ा है वो रास्ता सीधा जंगल की तरफ जाता है, और आज अमावस की रात है। कुंदन धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हवा की सीटी जैसी आवाज तेज होती जा रही थी। कहीं दूर से उल्लू की आवाज गूंज रही थी, ऐसी आवाज जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। वो भी कुछ ही कदम चला था कि आगे उसे एक परछाई नजर आई। कुंदन ठिठक गया। मन में आया, इतनी रात को यहां कौन हो सकता है। डरते डरते वो परछाई के पास पहुंचा, और अचानक उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके सामने दादाजी खड़े थे। कुंदन ने मन ही मन कहा, मर गया, अब तो दादाजी बहुत डांटेंगे। दादाजी की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। तुझे मना किया था ना, फिर क्यों जंगल में आ गया? उन्होंने उंगली से रास्ता दिखाते हुए कहा, चला जा यहाँ से, और पीछे मुड़कर मत देखना। कुंदन कुछ बोल नहीं पाया। मजबूरी में उसने कदम वापस गांव की ओर मोड़ लिए। 2-4 कदम ही चला होगा कि अचानक वो रुक गया। उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी। दादाजी तो घर पर है, और वो सो जाएं तो सुबह 5 बजे से पहले एक बार भी नहीं उठते, तो फिर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? कुंदन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, न दादाजी न कोई परछाई। अब कुंदन को सचमुच डर लगने लगा। उसने 2 कदम पीछे हटे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन तभी उसे याद आया, मुझे जाना ही होगा, रीमा अस्पताल में होगी। उसने खुद को संभाला और फिर से आगे बढ़ने लगा। करीब 10 मिनट चलने के बाद पीछे से किसी ने आवाज लगाई, कुंदन। आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुंदन पलटा। उसके सामने कॉलेज की उसकी दोस्त राधिका खड़ी थी। कुंदन चौंक गया। अरे राधिका, तुम यहाँ इतनी रात को कैसे? राधिका मुस्कुराई। उसकी आवाज अजीब सी मीठी थी। मुझे पता था तुम आने वाले हो, चलो साथ साथ चलते हैं। कुंदन का मन बेचैन हो गया, सीना भारी लगने लगा। डर अब साफ महसूस होने लगा था। तभी पीछे से फिर आवाज आई, अरे कुंदन, इतना तेज क्यों चल रहे हो? मेरे लिए तो रुको। ये आवाज सुनते ही कुंदन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसने झट से पीछे देखा और उसकी चीख गले में ही अटक गई। वहां राधिका नहीं थी। उसकी जगह टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान के साथ एक छलावा खड़ा था। आंखें जलती हुई, चेहरा धुंधला और आवाज बिल्कुल इंसान जैसी। जंगल की हवा अचानक थम गई। अब कुंदन समझ चुका था, आज रात वो जंगल उसे जाने नहीं देने वाला।